नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है रोजगार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जिन बच्चों ने ICAR IARI टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ICAR के सिलेबस में सोशल साइंस पूछा गया है और बच्चों यहाँ सभी जगह पढ़ाया भी नहीं जाता, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सोशल साइंस के पहले लेक्चर के बारे में देखेंगे, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में है। बच्चों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपको समझाने का। आपको मैं पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, देखिए ज़रूर। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बच्चों क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि फ्रांस में ऐसा क्या कारण था। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि वहाँ पर विद्रोह हुए, क्रांति कैसे हुई। तो बात है 1774 की। बूर्बो राजवंश के लुई 16वें ने 1774 में फ्रांस की राजगद्दी संभाली। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही बन जाएगा कि लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, बूर्बो राजवंश से संबंधित था। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है। 1774 में फ्रांस की राजगद्दी जब संभालती है तो उसकी आयु उस समय कितनी वर्ष होती है। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष होती है और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनियोट के साथ हुआ होता है। किसके साथ हुआ होता है साथियों, मेरी एंटोनियोट। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लुई 16वें की पत्नी का क्या नाम था। तो मेरी एंटोनिएट था। और दोस्तों, अगर हम लोग ऑस्ट्रिया की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टैटिक जीके को भी थोड़ा इसमें बता देता हूँ कि ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है, इसकी राजधानी वियना है और यह नदी डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और इसके संदर्भ में। लुई 16वें के राज्यारोहण के समय राजकोष खाली था। अब धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या कारण हुए थे। सिर्फ आप वीडियो को देखते जाइए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो ठीक एक बार सिर्फ आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए बस। आगे देखिए क्या है। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से स्वतंत्र कराने में मदद की थी। ये ब्रिटेन से अमेरिका भी नहीं बचा। जिस प्रकार भारत ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, उसी तरह कुछ समय पहले अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। तो जब क्या होता है इसमें, जब फ्रांस, समझिए इस बात को, जब फ्रांस अमेरिका को आज़ाद कराता है ब्रिटेन से, तो भाई साहब स्वाभाविक रूप से सेना भेजनी पड़ेगी, तो उसमें खर्च तो ज़रूर आएगा। कुछ तो मदद करनी पड़ेगी, तो उसमें खर्च आएगा। तो इस कारण क्या होता है, युद्ध चलता है। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से ज़्यादा का भी ऋण जुड़ जाता है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है कि लिब्रे उस समय फ्रांस की मुद्रा थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस समय फ्रांस में रिवॉल्यूशन चल रहा था, उस समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी। तो लिब्रे उस समय फ्रांस की मुद्रा थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या होता है, मेन कारण क्या होता है। क्योंकि जब पहले हमने बताया कि जब लुई 16वां राजगद्दी पर बैठता है, तो उस समय क्या होता है, फ्रांस का राजकोष खाली रहता है। क्योंकि उस समय बहुत ही गरीबी रहती है। उस समय उसमें ज़्यादा जनसंख्या तो नहीं रहती है, लेकिन तब भी बहुत ही कम उत्पादन होता है। जो भी होता है, अभी आगे हम लोग बातें देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति का क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, राजकोषीय खजाना का खाली होना। क्या, राजकोषीय खजाना का खाली होना, इम्पटी ट्रेजरी, और तृतीय स्टेट पर कर को बढ़ाना। अब तृतीय स्टेट क्या है उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। इंक्रीजिंग टैक्सेशन ऑन थर्ड स्टेट। तो बात करते हैं हम लोग, उसमें फ्रेंच की सोसाइटी कितने भागों में बटी थी। तो उस समय फ्रेंच सोसाइटी 3 भागों में बटी थी। एक था फर्स्ट स्टेट, जिसमें पादरी वर्ग आते थे, जो कि क्लर्जी आते थे, जो लोग कहाँ रहते थे, जैसे पादरी चर्च में रहने वाले लोग आते थे। एक था सेकंड स्टेट में क्या था बच्चों, इसमें राजा के कोर्ट में रहने वाले नोबल्स आते थे। और एक था थर्ड स्टेट क्या, ये स्टेट मत समझिएगा कि जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश राजस्थान है, नहीं, उसी वहाँ पर 3 प्रकार के लोग रहते थे। एक विरासत थी उन लोग की, एक रियासत थी। स्टेट बिग बिजनेसमैन, एडवोकेट, एम्प्लॉय, पीजेंट्स, इसमें सभी किसान, आर्टिस्ट, ये सब आते थे। तो इसमें क्या होता था कि राजा जो है वो थर्ड स्टेट पर काफ़ी जुर्माना लगाता, मतलब काफ़ी कर काफ़ी बढ़ा देता था। और ये जो पादरी वर्ग वाले थे, एक टाइथ नामक टैक्स से थर्ड स्टेट से लेते थे, और स्टेट सेकंड वाले लोग टेले नामक टैक्स
थर्ड स्टेट से लेते थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि टाइस नामक टैक्स कौन लेता था थर्ड स्टेट से, तो कौन लेता था, क्लर्जी वर्ग या स्टेट फर्स्ट वाले लेते थे। और टेले नामक टैक्स कौन लेता था, तो स्टेट सेकंड वाले लेते थे। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह जब गरीबों पर, मतलब जो छोटे किसान थे जिनके पास संपत्ति नहीं थी, उन पर टैक्स बढ़ाया जा रहा था बार बार। तो इसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। फिर क्रांति की शुरुआत कैसे होती है कि इन्हीं करों को नियंत्रित करने के लिए, करों को, अब देखिए आगे क्या है, 5 मई 1789 को फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने नए करों के अनुमोदन के लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। मतलब एक तो पहले से ही टैक्स उन लोगों पर ज़्यादा था, और टैक्स के बारे में जो भी विश्लेषण करने के लिए किंग 16वें ने एक प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। अब इसमें क्या होता है कि स्टेट फर्स्ट से 300 लोग आते हैं, स्टेट सेकंड से भी 300 लोग आते हैं, और स्टेट थर्ड से 600 लोग आते हैं। तो इसमें क्या होता था कि हर एक स्टेट से एक व्यक्ति ही वोट कर सकता था, जो उसमें मेन होता था, एक व्यक्ति वोट कर सकता था। तो इस प्रकार क्या होता था कि स्टेट फर्स्ट वालों का एक वोट और स्टेट सेकंड वालों का एक वोट मिलकर 2 वोट हो जाता था। तो इन लोग की मनमानी चल जाती थी। लेकिन थर्ड स्टेट में 600 लोग होते हुए भी एक वोट होता था, तो ये लोग हमेशा नीचे आ जाते थे। इस तरह ये लोग, इसके अंदर थर्ड स्टेट वालों के अंदर असंतोष बढ़ता गया कि भाई हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा है। ये लोग मांग करने लगे कि हमें पूरी सभा से मतदान कराना होगा। जब पूरी सभा से मतदान होगा तो स्वाभाविक सी बात है, इन लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी या बराबर हो जाएगी, क्योंकि 3-3 इसमें थे और 6 इसमें थे। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसके बारे में हम लोग। सिर्फ आप लोग दोस्तों पूरा वीडियो को देखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उम्मीद नहीं, मान चलिए आपको 90% यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और उसमें क्या क्या पाबंदियां भी थी कुछ, कि किसानों, औरतों एवं कारीगरों को का सभा में प्रवेश प्रतिबंधित था। मतलब कि सभा में केवल अमीर वर्ग के लोग, थर्ड स्टेट में भी जो अमीर वर्ग के लोग थे वही जा सकते थे, क्योंकि वो लोग टैक्स देते थे, और कुछ लोग टैक्स भी नहीं देते थे। और उसमें क्या होता था, आगे देखिए, जब इन लोगों की बात नहीं राजा सुनी, मतलब इन लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाता गया, तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। अब भाई किसी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा टैक्स चढ़ाओगे और उसके पास नहीं रहेगा देने के लिए, तो उसको अंदर थोड़ा सा दबाव तो आएगा ही। तो ऐसा इन लोगों ने सोचा। और देखिए इसमें क्या खास बात थी, तो जब इन जो नेशनल असेंबली बनी उनका नेतृत्व किसने किया, उसका नेतृत्व किया मिराबेओ ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, मिराबेओ, जो कि सेकंड स्टेट कुलीन परिवार से था। आपको लग रहा होगा कि भाई नई सभा बन रही है तो उसी में कोई नया एक व्यक्ति बनेगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज में रहते हैं, इसी तरह समझिए, जो गरीबों के प्रति दया प्रति रखते हैं, दया का भाव। ऐसे ही थे मिराबेओ, जो कि सेकंड स्टेट से था, और एक थे आब्बेसियो, ये कहाँ से था, ये थर्ड स्टेट से पादरी वर्ग से था। इन्होंने देखा नहीं भाई गरीबों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो इन लोगों ने नेशनल असेंबली का नेतृत्व इन दोनों ने किया। फिर आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, फिर क्या है, बढ़ती हुई महंगाई और करों से हताहत होकर आक्रोशित जनता ने बास्टील पर 14 जुलाई 1789 को धावा बोलकर उसे ध्वस्त कर दिया। दोस्तों अब देखिए, बास्टील उस समय, बास्टील किला राजा के निरंकुश शासन का एक प्रतीक था। उसमें कुछ गोले बारूद भी रखे थे, उसमें कुछ कैदी भी भरे हुए थे। इसी को लूटने के चक्कर में क्या होता है कि थर्ड स्टेट वाले बास्टील पर आक्रमण कर देते हैं और उसे ध्वस्त कर देते हैं। और दोस्तों उसमें कुछ कैदी रहते हैं, केवल कितने कैदी रखते हैं याद करिएगा, 7 कैदी रहते हैं। उनको छुड़ाने के लिए उनको भी ये लोग छुड़ा लेते हैं। राजा अब भाई किसी के ऊपर कर बढ़ता गया, बहुत दिन तक दबाव झेलते गए ये लोग, फिर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा तो अब इनको नेता भी मिल चुके थे अच्छे, तो इन लोगों ने क्या किया, राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा पर नहीं, सॉरी, बास्टील की जेल पर, बास्टील के किले पर आक्रमण कर दिया। सन 1791 में फ्रांस में नेशनल असेंबली ने संविधान का क्या हुआ, प्रारूप तैयार कर लिया, प्रारूप पूरा कर लिया। फिर आगे हम लोग देखते हैं साथियों, इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। संवैधानिक राजतंत्र, अभी दोस्तों यहाँ पर मोनार्की ही थी, संवैधानिक मोनार्की बन गई। पहले क्या था, मोनार्की थोड़ा सा समझ ले, मोनार्की होता क्या है, राजतंत्र,
क्योंकि इसमें क्या होता है कि राजा का बेटा या राजा का उत्तराधिकारी ही राजा बनेगा, वह जनता के द्वारा नहीं चुना जाएगा। यही समय मोनार्की होती थी, क्योंकि फ्रांस में शुरू से मोनार्की चलती आ रही थी। फिर अभी संविधान रिपब्लिक नहीं बना है, अभी फ्रांस में रिपब्लिक रिपब्लिक संविधान नहीं बना था, अभी वह राजतंत्र ही था और अभी भी इसमें सभी नागरिकों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आगे आप देखते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या खास बात है, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों को ही मताधिकार प्राप्त था और ये वो पुरुष थे जो कर चुकाते थे और इन पुरुषों को क्या कहा जाता था, सक्रिय नागरिक कहा जाता था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों को ही मताधिकार प्राप्त था। इन पुरुषों को सक्रिय नागरिक कहा जाता था और ये अमीर वर्ग से आते थे, मतलब थर्ड स्टेट के ही थे लेकिन ये अमीर होते थे। आगे देखिए इसमें शेष स्त्रियों और पुरुषों को मताधिकार प्राप्त नहीं था और इन्हें क्या कहा जाता था, निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि सक्रिय नागरिक के फ्रांस के रेवोल्यूशन में सक्रिय नागरिक किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा वे पुरुष जो 25 वर्ष की उम्र से अधिक थे और जिनके पास मतलब जो अमीर भी थे, और स्त्रियों और शेष पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। स्त्रियों को कब मताधिकार प्राप्त हुआ मैं आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए लुई 16वें ने विवश होकर संविधान पर, अब देखिए राजा भी मजबूर हो गया, सभी लोग आक्रोशित हो चुके थे, बास्टिल का पतन हो ही चुका था। अब राजा को डर लग रहा था कहीं मेरे ऊपर आक्रमण न कर दें, तो इस तरह लुई 16वें ने विवश होकर संविधान पर हस्ताक्षर 1791 कर दिया, परंतु वह अपने ऊपर लगाए गए अंकुश से परेशान था, क्योंकि भाई जो आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा है अचानक उसको कह दो कि चलो भाई खेत में काम करो या ऐसा वैसा करो, आप हमारे ऊपर इतना अधिकार नहीं जता सकते हैं, अधिकार नहीं लगा सकते हैं, कोई शासन नहीं लगा सकते हैं, तो उसको दुख तो होगा ही। इस तरह राजा परेशान रहता। अब वह क्या करता है कि उसके बगल में ही 2 राष्ट्र थे जैसे प्रसा और ऑस्ट्रिया, वह वहाँ के राजाओं के साथ डील कर लेता है। क्या कर लेता है, लुई 16वें प्रसा और ऑस्ट्रिया के राजाओं के साथ समझौता करके अपनी सत्ता को वापस चाहता है, क्योंकि फ्रांस की घटनाओं से पड़ोसी देश भी परेशान थे। अब पड़ोसी देशों में भी मोनार्की थी, वहाँ पर भी राजतंत्र चल रहा था। राजा ये सोचते थे कि जिस प्रकार फ्रांस में जनता राजा के निरंकुश शासन के प्रति आक्रोशित है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ की भी जनता हमें मतलब हमारे अधिकारों को छीन ले, तो इस तरह वो भी राजा को मदद करने के लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन आगे क्या होता है देखिए, क्रांतिकारियों की भी इन गतिविधियों पर पैनी नज़र होती है कि वह राजा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इन पर भी खुफिया एजेंसी रहती है। और अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध हुआ और युद्ध जीत लिए। और इसमें से बहुत से लोग थे ऐसे जो युद्ध को चालू रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर आगे देखिए क्या होता है बच्चों, जैकोबियन क्लब का गठन। अब इस तरह फ्रांस में बहुत ही आक्रोशित समाज बन जाता है और लोग अपनी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कई जगह क्लबों में इकट्ठा होते हैं। उसी में एक क्लब होता है जैकोबियन क्लब। फ्रांस में संविधान का निर्माण होने के बाद भी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। जिन्हें मताधिकार प्राप्त था उन्हें ज़्यादा फायदा मिलता था, जिन्हें नहीं मताधिकार प्राप्त था उन्हें कम फायदा मिलता था। तो इस तरह भाई जब सभी को समान अधिकार चाहिए तो सभी लोग तो खुश नहीं रहेंगे। तो आगे देखिए इसमें होता क्या है, इसी क्लबों में से एक दल का गठन किया, इसी क्लबों में लोगों ने एक दल का गठन किया जिसे जैकोबियन क्लब नाम दिया गया। और जैकोबियन क्लब का सबसे प्रसिद्ध नेता था, कौन था दोस्तों, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैकोबियन क्लब का सबसे प्रसिद्ध नेता कौन था, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कि जैकोबियन क्लब का सबसे प्रसिद्ध नेता था। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। अब मैक्सिमिलियन क्या होता है, मैक्सिमिलियन भी काफ़ी उग्रपंथी होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैक्सिमिलियन ने लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए विद्रोह की योजना बनाता है। और वह योजना क्या बनाता है, देखिए आगे क्या है, 10 अगस्त 1792 को ट्यूलेरियो के राजमहल पर आक्रमण करके, ट्यूलेरियो को राजमहल क्या होता है जिसमें राजा लुई 16वें रहता है। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि ट्यूलेरियो के राजमहल पर आक्रमण कब किया गया, तो 10 अगस्त 1792 को ट्यूलेरियो के राजमहल पर आक्रमण किया जाता है और राजा और उसके परिवार को बंदी बना लिया जाता है। इस तरह राजा की शक्तियाँ और भी सीमित हो जाती हैं। फिर आगे इसमें क्या होता है,
और इसमें कुछ मांग की जाती है कि नई असेंबली के लिए चुनाव कराने का निर्णय हो और सभी 21 प्लस पुरुषों को, जो जिनकी उम्र 21 की थी, अभी स्त्रियों को अधिकार नहीं मिलता है मताधिकार, लेकिन 21 उम्र से अधिक वाले पुरुषों को मताधिकार दिया जाए, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। लेकिन पहले क्या था, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों को ही मताधिकार प्राप्त था और उनके पास संपत्ति होनी चाहिए, वे अमीर होना चाहिए। फिर आगे देखिए क्या होता है। इस तरह होता है। चुनाव होने के बाद, जब ये चुनाव होता है, फिर चुनाव हो जाता है, चुनाव होने के बाद उग्रपंथी जैकोबिनों को बहुमत मिलता है और एक नई सभा बनती है जिसे कन्वेंशन नाम दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब राजा मतलब कि उग्रपंथियों का जब चुनाव होता है, 21 प्लस जब लोगों को मताधिकार प्राप्त हो जाता है और चुनाव होता है, तो उस सभा का क्या नाम होता है, जो सभा बनती है, तो कन्वेंशन नाम बनता है। अब आगे देखिए राजतंत्र का किस प्रकार अंत होता है। तो साथियों देखिए आप लोग कि 21 सितंबर 1792 में क्या होता है, पेरिस में राष्ट्रीय सम्मेलन का अधिवेशन होता है और 24 जून 1793 को फ्रांस का नया गणतंत्रात्मक संविधान, अब मोनार्की यहीं पर ख़त्म हो जाती है और रिपब्लिक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है फ्रांस का। और उससे पहले एक और घटना होती है जिसको आप लोग देख सकते हैं, लुई 16वें को फांसी दे दी जाती है। लुई 16वें के अत्याचार को राजद्रोह का मुकदमा लगता है और 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन पर, गिलोटिन क्या होता था बच्चों, ऐसे 2 खंभे होते थे, इनके ऊपर ऐसे यहाँ नीचे व्यक्ति को बैठा दिया था, उसका सिर कलम कर दिया जाता था, आरी लगी रहती थी, काट के गिरा दिया जाता था। तो लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को लीला कनकोर्ड नामक स्थान पर लीला कनकोर्ड नामक स्थान पर फांसी दे दी जाती है। फिर आगे क्या होता है, कुछ समय बाद रानी एंटोनियोट को भी फांसी दी जाती है, क्योंकि एंटोनियोट कहाँ थी, वो ऑस्ट्रिया की थी और दोस्तों ऑस्ट्रिया वालों ने भी राजा की मदद की थी, इससे विद्रोही आक्रोशित थे। फिर आगे इसमें क्या होता है, आतंक का राज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर किसे कहा जाता है, फ्रांस में जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर शासन करता है तो अपने नियमों को इतना कड़ी सख्ती से लागू करता है कि जनता एकदम तराही करने लगती है। फ्रांस में सन 1793 से 1794, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको देखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस में सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है, जिसका नेतृत्व रॉबेस्पियर ने किया था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। अब रॉबेस्पियर अपनी नीतियों को इतनी अधिक सख्ती से लागू करता है कि लोग, उसके समर्थक भी उससे तराही करने लगते हैं, मतलब उससे बहुत बुरा कहने लगते हैं। इस तरह रॉबेस्पियर को भी देशद्रोही पाया जाता है और रॉबेस्पियर को जुलाई 1794 में गिलोटिन पर चढ़ा के इसको भी फांसी दे दी जाती है। अब इस तरह क्या होता है कि अब तो जैकोबिनों का भी अंत हो जाता है, जैकोबियन शासन। तो इस तरह क्या होता है, फ्रांस में डायरेक्टरी बनाई जाती है, जो कि कब से कब तक चलती है, 26 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक। अब इसमें होता क्या है, इन बात को समझिए आप। जैकोबियन सरकार के अंत के पश्चात मध्य वर्ग के संपन्न वर्ग के पास सत्ता आ जाती है, मतलब कि जो उसी थर्ड स्टेट में अमीर लोग थे उनके पास सत्ता आ जाती है। अब क्या होता है यहाँ से, इसमें 2 विधान परिषदों का प्रावधान था। अब देखिए पहले जब राजा होता था तो अकेले शासन करता था, लेकिन जब भाई कई लोगों के हाथ में शासन आ जाएगा तो उनके बीच उनके मतभेद अलग होंगे, उनके मत अलग होंगे, तो लोग सोचेंगे कि देखिए विचार आपस में जब होगा तो कई मत मिलेंगे, जो उसमें से सर्वश्रेष्ठ होता उसी तरह शासन किया जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि 2 विधान परिषदों का गठन होता है और उसमें इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी नियुक्त करती है। अब इसमें 5 लोग हो जाते हैं, सभी का जब मत मिलता है तो किसी का मत नहीं मिलेगा, किसी का मत मिलेगा, इस तरह जो सबसे सर्वोच्च अच्छा मत होगा उस तरह काम किया जाएगा, तो लोगों की इससे भलाई होगी। लेकिन ज़्यादा समय तक ये नहीं चलता है, कुछ समय बाद ये भी समाप्त हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें यहीं से होती है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। नेपोलियन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रांसीसी क्रांति के बाद के समय में, कि नेपोलियन बोनापार्ट का कुछ एक युद्ध है जो काफ़ी पूछा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के नगर एजासियो में हुआ था। वह 1804 में फ्रांस का शासक बनता है।
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक कब बनता है? तो 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का शासक बनता है। उसने कौन कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कहा एक ये भी बताते चलता हूँ। विजय कौन कौन सा है नेपोलियन बोनापार्ट की? तो 1805 में ऑस्ट्रिया पर, 1806 में पासा पर तथा 1807 में रूस पर विजय प्राप्त करता है। और उसकी हार कब हो जाती है? मित्र राष्ट्रों से 1813 में वो लीपजिंग तथा 1815 में बच्चों 1815 में वाटरलू में उसकी पराजय हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि नेपोलियन बोनापार्ट शासक कब बनता है? 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का शासक बनता है और उसकी पराजय कहाँ होती है? 1815 में वाटरलू में उसकी पराजय हो जाती है। और बच्चों यहीं से उसे गिरफ्तार करके ठीक है, फिर बच्चों यहीं से उसको, अभी आया नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं, नीचे चला गया, ठीक है, यहीं से उसको गिरफ्तार करके सेंट हेलेना नामक द्वीप पर रख दिया जाता है, जहां 6 वर्ष बाद 5 मई 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु कब होती है? 5 मई 1821 में। तो बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट में बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का शासक बनता है, 1815 में उसकी वाटरलू में पराजय होती है मित्र राष्ट्रों के द्वारा, फिर 5 मई 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर नेपोलियन बोनापार्ट की भी कहानी ख़त्म होती है। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताया है, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण विद्वान समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक भी हुए हैं, जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों मेरा आशा है कि मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊँ, मेरी इच्छा है कि आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊँ, ताकि आपको पूरा यहाँ से कोई बाहर ना जाए। और बच्चों आपका अगर रिस्पांस मिलता है, अगला तो मैं इसका MCQ लेके आऊँगा, आप चिंता न कीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन याद होगा। अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है बच्चों, आप इसे शेयर करते हैं, लाइक करते हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको मैं पूरा सोशल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए बच्चों। देखिए फ्रांस के प्रमुख लेखक एवं समाज सुधारक कौन कौन होते हैं, देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वॉल्टेयर एक हैं, ये एक प्रसिद्ध विचारक एवं लेखक हैं। इन्होंने चर्च की बुराइयों की बदनाम वस्तु से तुलना की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि वॉल्टेयर ने चर्च की बुराइयों की तुलना किससे की है? तो बदनाम वस्तु से की है। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? लेटर्स ऑन द इंग्लिश। लेटर्स ऑन द इंग्लिश इनकी प्रमुख रचना है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है बच्चों रूसो का। रूसो एक प्रसिद्ध दार्शनिक एवं समाज सुधारक था। इनकी प्रमुख रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपसे एक कहता हूं बच्चों, ये 4 लेखक हैं, आप इनके सभी रचनाओं को देखिए, आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। देखिएगा आगे इसमें क्या है। जॉन लाक कौन होते हैं? इन्होंने राजशाही के दैवीय स्वरूप और निरंकुशवाद का खंडन किया है। दोस्तों इन्होंने राजा किस प्रकार लोगों पर अत्याचार करता है, किस प्रकार अपने करों को बहुत अधिक जनता पर लागू करता है, इसका मार्मिक चित्रण इन्होंने अपनी रचना टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में किया है, जॉन लाक की जो कि रचना है। आगे बच्चों देखते हैं मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीति व कानून से भी अधिक सर्वोपरि है। उसमें कानून के बारे में भी बहुत अच्छे बारे में बताया है मॉन्टेस्क्यू ने। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर रहा बच्चों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आखिरी बात बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों अगर आपको इस तरह लेक्चर नहीं पसंद आ रहा है तो मैं MCQ फॉर्म में भी ले आ सकता हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए बच्चों। धन्यवाद।